हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट वन शॉट। एंड आज हम लोग वन शॉट करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार सो सॉरी इतनी लेट हो गया वन शॉट। अभी इसके बाद हम लोग गैप नहीं रखेंगे, इसके बाद कॉन्टिन्यूअसली डेली आपको एक या दो वीडियो चैनल से मिलने वाली है। तो सरफेस केमिस्ट्री का जो वन शॉट है दी बेस्ट वन शॉट है। इसका फायदा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न है जो आपका सीबीएसई का 2020-2021 के लिए सिलेबस है ना भाई, बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसके अकॉर्डिंग करवाया है। ना एक टॉपिक को हमने छोटा है ना हमने एक टॉपिक को ज्यादा किया है। जो पेपर में आने वाला है वही हमने पढ़ना है और वही इस वीडियो में मैंने पढ़ाया है। और बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर क्या वन शॉट सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है। और अब की बार बच्चों ने मुझे बोला कि सर पहले से नोट करके रख लिया करो, तो मैंने कोशिश की है कि पहले से कुछ नोट किया हुआ हो जिससे बच्चों को आसानी रहे, ठीक है ना। और बहुत मजा आने वाला है आपको इस वन शॉट में वीडियो को। अच्छा, नोट्स भी मैंने बहुत सारे चैप्टर के नोट्स अपलोड कर दिए, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो केमिस्ट्री नोट्स बाय भारत पंचाल सर। टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, वो भी ज्वाइन कर लो सो दैट कि इन फ्यूचर जैसे भी कोई नई वीडियो आए आपको उसका लिंक मिल जाए। एंजॉय कीजिए इस वन शॉट को। और ऑलरेडी द सॉल्यूशेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के वन शॉट बना दिए हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न लेटेस्ट सिलेबस। और यहाँ पे हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के वन शॉट कंप्लीट होते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगले वन शॉट ऑर्गेनिक के स्टार्ट करें या इनऑर्गेनिक के स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई को। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सरफेस केमिस्ट्री है क्या चीज? सिंपल सी डेफिनेशन होती है सरफेस केमिस्ट्री की। इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we are studies about what? Studies about the process occur at surface। हम उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कहां पर होती हैं? सरफेस पे होती हैं। सरफेस पे होने वाली प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग किसमें? सरफेस केमिस्ट्री में। वैसे इस चैप्टर में बताया तो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? देखिए इस चैप्टर के 2-3 पार्ट हैं। पहला एडजॉर्प्शन, आगे बात करें तो हम लोग बात करेंगे कोलॉइड्स की, फिर हम लोग बात करें तो अबाउट कैटलिस्ट, फिर हम लोग बात करें तो अबाउट एंजाइम्स। बट बेटा जी ये दोनों पोर्शन तो सिलेबस से हट चुके हैं, हमने इन पे ही फुल अच्छे से फोकस करना है। एडजॉर्प्शन क्या है एंड कोलॉइड्स क्या है, फुल डीप में हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एडजॉर्प्शन क्या होता है एंड कोलॉइड्स क्या होते हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं अबाउट एडजॉर्प्शन। अगर मैं आपको बोलूं सिंपल सी हिंदी में आपको एक बात समझाऊं, एडजॉर्प्शन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में चिपकना। क्या बोलते हैं इसको? चिपकना। जैसे कि एक पानी का गिलास है, ठीक है, ठंडे पानी का गिलास है, उसके अंदर पानी है, भर सकते हैं, हमारे पास है, ये पानी है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके ऊपर वाटर वेपर्स आगे चिपक जाएंगे, चिपकते हैं, देखे होंगे सबने। बस इसी को क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। कि जब कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस पे जाके चिपक जाता है, जैसे दीवारों पे पेंट कर देते हैं तो पेंट दीवारों पे चिपक जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। रिटेंशन ऑफ अ सब्सटेंस, कलर चेंज करते हैं सो दैट की विजिबिलिटी अच्छी आए। रिटेंशन ऑफ अ सब्सटेंस on the surface of another substance, another substance is called इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? एडजॉर्प्शन बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं इसी को हम लोग? एडजॉर्प्शन।
कि जब एक सब्सटेंस रिटेन हो जाएगा, रह जाएगा, चिपक जाएगा दूसरे सब्सटेंस पे। क्लियर है? यहां पे दो टर्म निकल के आएंगी आपके सामने, पहली एडजॉर्बेट और दूसरी एडजॉर्बेंट। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं, एडजॉर्बेट का मतलब होता है जो चिपकेगा, एंड एडजॉर्बेंट का मतलब होता है जिसपे चिपकेगा, जिसपे चिपकेगा। फिलहाल जो चिपकेगा एडजॉर्बेट, जिसपे चिपकेगा एडजॉर्बेंट। जैसे यहां पर ये वाटर वेपर चिपके हैं तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। अब गिलास पे चिपके हैं तो गिलास क्या कहलाएगा यहां पर? एडजॉर्बेंट। क्या कहलाने वाला है? एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट किसे कहेंगे? विच गेट्स एडजॉर्ब, विच गेट्स एडजॉर्ब, जो चिपकने वाला है। और एडजॉर्बेंट किसे कहेंगे? ऑन विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ऑन विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, जिसके ऊपर ये एडजॉर्प्शन वाली प्रोसेस होने वाली है। जो चिपकेगा एडजॉर्बेट, जिसपे चिपकेगा एडजॉर्बेंट। दीवार पे पेंट चिपक गया तो पेंट एडजॉर्बेट है और वो दीवार क्या कहलाएगी? वहां पर एडजॉर्बेंट कहलाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे बात स्टार्ट करते हैं। तो इस एडजॉर्प्शन के ना भाई साहब, अच्छा एक सेकेंड, मैंने इस पे बोर्ड पे कुछ लिख दिया, ये क्या है? एडजॉर्प्शन। और अगर मैं इसको हटा दूं, इट इज डीजॉर्प्शन। एक प्रोसेस यहां पर कौन सी भी होती है? डीजॉर्प्शन भी होती है। डीजॉर्प्शन किसे कहते हैं हम लोग? व्हेन डी का मतलब ही रिमूवल है, डी का मतलब ही हटाना होता है। व्हेन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस इज रिमूव्ड from the surface of adsorbent। जब एडजॉर्ब सब्सटेंस, जो चिपका हुआ सब्सटेंस, अगर हम उसको हटा देंगे तो जो प्रोसेस होगी, दैट प्रोसेस इज नोन एज डीजॉर्प्शन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? डीजॉर्प्शन बोलने वाले हैं। अच्छा, एक और प्रोसेस निकल के आती है ओक्लूजन। ओक्लूजन ये भी आपको सुनने को मिल सकती है। ओक्लूजन क्या होता है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। खास तरह के एडजॉर्प्शन है इन विच अ गैस, जो कि किसका रोल प्ले करेगी? एडजॉर्बेट का। इन विच अ गैस is adsorbed on the surface of metal, जो कि किसका रोल प्ले करेगा? एडजॉर्बेंट। अब मेरी बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब भी कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस पे चिपकता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। जो चिपकेगा, ओके सब कुछ सही नहीं था, सो सॉरी भाई, हो जाता है क्योंकि कैमरामैन और टीचर मैं ही बना हुआ हूं, सो सॉरी। चलिए, ओक्लूजन किसे कहेंगे? जब एक गैस चिपकेगी किसी मेटल पर। ओक्लूजन देखिए, ये मान लीजिए एक सरफेस है किसी भी सब्सटेंस का, इस पे कोई दूसरा सब्सटेंस आके चिपक गया। मान लो यहां पे आके कोई सब्सटेंस चिपक जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलने वाले हैं हम लोग? दिस प्रोसेस विल बी नोन एज एडजॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? एडजॉर्प्शन बोलने वाले हैं। बट अगर ये जो एडजॉर्बेंट है, अगर ये मेटल हो जाए और जो एडजॉर्बेट है ये एक गैस हो जाए, जब एक गैस किसी मेटल के सरफेस पे चिपकती है तो दैट प्रोसेस विल बी नोन एज ओक्लूजन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओक्लूजन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास
दो प्रोसेसेस होती हैं, एक होती है एडजॉर्प्शन और दूसरी होती है एब्जॉर्प्शन। दूसरी होती है एब्जॉर्प्शन। अगर मैं बात करूं एडजॉर्प्शन की, एडजॉर्प्शन को हिंदी में बताना इसलिए जरूरी है और इससे आप लोग बहुत जल्दी समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है चिपकना और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है भाई सोखना। क्या मतलब होता है? सोखना। एडजॉर्प्शन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है। इट इज अ सरफेस फिनोमिना। बाकी आपकी आसानी के लिए ना मैंने बुक के लिए करवा रखा है, यहां पर आपको मजा आ जाएगा थोड़ा ज्यादा अच्छे से। एक सेकंड भाई साहब, बड़े क्यों नहीं रहे आप? चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो आपकी आसानी के लिए, क्योंकि मेरे को कई बच्चों ने बोला कि सर पहले से लिख के रखो, ज्यादा आसानी होगी, जल्दी वन शॉट कंप्लीट होगा। और मुझे भी ये बात लगी कि हाँ ठीक है ना, पढ़ना तो बच्चों को बुक वाले ये थोड़ा जल्दी लिख के रखते हैं, ज्यादा आसानी रहेगी इनको। आज तो कैमरे की ही सेटिंग नहीं हो रही है। अभी सही आई थिंक। चलिए तो बात स्टार्ट करते हैं। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है चिपकना, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोखना। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं। जैसे आपने एक बीकर लिया और उस बीकर में टेनिस की बॉल डाल दी और पानी से इसको भर दिया, पानी से इसको भर दिया, तो जो गैस रहने वाली है वो इसके ऊपर ऊपर रहने वाली है। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? एडजॉर्प्शन। और अगर यहीं पर मैं बात करता हूं किसकी? एब्जॉर्प्शन की, तो क्या रहेगा? एक बीकर लिया, उसमें हम लोगों ने रसगुल्ला ले लिया, रसगुल्ला, ठीक है, रसगुल्ले को डाल दिया और उसमें पानी डाल देते हैं, तो रसगुल्ले के अंदर भी पानी चला जाएगा, ठीक है। या फिर जो स्पंज होता है वो ले लिया, ठीक है, स्पंज में भी हल्के हल्के से होल्स होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे? यहां पर इस प्रोसेस को हम लोग बोलने वाले हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलने वाले हैं? एब्जॉर्प्शन। चलिए एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन क्या है? इट इज अ सरफेस फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन क्या होती है? एक सरफेस पे होने वाली प्रोसेस है। और अगर मैं बात करूं एब्जॉर्प्शन की, इट इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना किसे कहते हैं? जो ओवरऑल होती है, अंदर बाहर हर जगह होती है, पूरी बॉडी में होती है, ठीक है। तो मतलब यही मतलब है, इट अकर्स ओनली एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, और ये थ्रू आउट पूरी बॉडी में होती है। इस फिनोमिना में क्या होता है? इन दिस फिनोमिना द कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन बल्क। कि जो सब्सटेंस होगा उसकी कंसंट्रेशन सरफेस पे अलग होगी और बल्क में अलग होगी, अंदर तो इवन होगा ही नहीं। और यहां पर जो सब्सटेंस होगा वो अंदर और बाहर दोनों जगह होने वाला है। यहां पे क्या है? इन दिस फिनोमिना द कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द मटेरियल। ये सारा बिल्कुल एक ही जैसा होने वाला है, हर जगह पे बराबर रहने वाला है। आगे बात करते हैं हम लोग एडजॉर्प्शन की। तो देखिए एडजॉर्प्शन का मतलब होता है चिपकना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे चुंबक है, चुंबक पे स्टार्टिंग में लोहा बहुत अच्छे से चिपकेगा और फिर धीरे धीरे नए वाला लोहा है वो उतने अच्छे से नहीं चिपकने वाला। तो हम लोग यहां पे एक बात लिख सकते हैं, इट्स रेट इज हाई या रैपिड इन द बिगिनिंग एंड देन डिक्रीजेज। स्टार्टिंग में ये रैपिड होगा, फास्ट होगा, हाई होगा और उसके बाद ये डिक्रीज होता चला जाएगा। दूसरा एग्जांपल लो, दीवार में पेंट किया है, हो गया पेंट। क्या सर आज पेंटर ही बना दोगे क्या? एग्जांपल समझने वाला है, ठीक है ना। तो दीवार पे पेंट किया, पहली बार में पेंट अच्छे से हो जाएगा क्योंकि दीवार के अंदर पोर्स होते हैं, हल्के हल्के छेद होते हैं, तो वहां पे सब्सटेंस बहुत आसानी से चिपक जाएगा। अब उसके ऊपर दूसरा पेंट करेंगे, तीसरा पेंट करेंगे, चौथा पेंट करेंगे, तो वो उतने अच्छे से नहीं चिपक पाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? जैसे बोर्ड आया, बोर्ड नया नया आया, आप उस पर लिख रहे हो, बहुत अच्छे से लिख पाओगे। उसको रफ नहीं किया पहले वाले को, उसके ऊपर दूसरा आप लिखो तो नहीं लिखा जाएगा। तीसरा वो नहीं, वो बात बनेगी जो जितनी आसानी से पहले वाला चिपका है वो नहीं चिपक पाएगा। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो एडजॉर्प्शन है वो स्टार्टिंग में फास्टली होती है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसमें हल्के हल्के छेद होते हैं और वो एक ही स्पीड से भरते हैं और एक बार भर जाने के बाद वो दोबारा नहीं भरते, तो एक सेम स्पीड से होता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये सेम स्पीड से होने वाली प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, क्योंकि पेपर में आप लोगों को एग्जांपल भी लिख के आना पड़ेगा। एडजॉर्प्शन का एग्जांपल लिख लीजिए। एडजॉर्प्शन का एग्जांपल क्या होगा भाई? सिलिका जेल, सिलिका जेल इन वुड।
आपने देखा होगा सिलिका जेल क्या होता है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई नया सामान लेके आते हैं घर में, तो छोटे छोटे पाउच निकलते हैं, उन पे लिखा होता है सिलिका जेल डू नॉट ईट थ्रो अवे। वो एक्चुअल में करते क्या है, वो मॉइस्चर को अपने ऊपर चिपकाते हैं, ठीक है ना। और बेटा एब्जॉर्प्शन के तो बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हो आप लोग, जैसे स्पंज कर सकते हो, स्पंज सबसे बेस्ट एग्जांपल है। या फिर मैक्सिमम बुक्स में जो लिखा हुआ है कैल्शियम क्लोराइड, ये चूना पत्थर होता है और इस पे जो पानी है वो अंदर बाहर दोनों जगह मतलब अच्छे से अंदर चला जाता है। आगे अगली एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है भाई, बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑल्सो। ऐसा भी हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ हो जाएं। ऐसी प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, सोर्प्शन बोलते हैं। क्लियर करता चलूं, व्हेन एब्जॉर्प्शन and absorption, when adsorption and absorption both takes place simultaneously, both takes place simultaneously समझते ना, साथ साथ। जब एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ हो रही हैं, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज सोर्प्शन। क्या बोलेंगे इसे, सोर्प्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, चोक इन इंक, चोक इन इंक, चोक लीजिए और उसको इंक में डाल दीजिए, तो क्या होगा भाई, क्या होगा, वो जो इंक है वो उसके अंदर भी चली जाएगी, बाहर भी रहेगी। तो एब्जॉर्प्शन मतलब बाहर, एब्जॉर्प्शन मतलब अंदर, अंदर और बाहर दोनों जगह सब्सटेंस है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे भाई, इसी को हम लोग बोलेंगे सोर्प्शन। अच्छा, एक दो बात और है, समझिए कि एक सब्सटेंस आया और इस पे चिपकना चाह रहा है, ठीक है, ये हमारे पास एडजॉर्बेंट है। एक सब्सटेंस इस पे चिपकने लगा, कलर ठीक है, ठीक है ना, चिपकने लगा और कुछ ऐसे चिपका। अब देखिए, जो सब्सटेंस चिपका है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ भी गया है और बाहर की तरफ भी है। तो यहां पर when concentration of adsorbate, when concentration of adsorbate is higher on surface, जब adsorbate की concentration surface पे ज्यादा है as compared to bulk, as compared to bulk, बल्क के कंपैरिजन में इसको हम लोग बोलेंगे भाई साहब पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। इसे क्या बोलने वाले हैं हम लोग, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन बोलने वाले हैं। और अगर हम दूसरे केस को, दूसरे सिनेरियो को समझें कि एक सब्सटेंस चिपकने लगा, चिपक रहा है, अच्छे चिपक रहा है, बट ये चिपकते चिपकते अंदर की तरफ ज्यादा चला गया, चिपकते चिपकते अंदर की तरफ ज्यादा चला गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज एब्जॉर्प्शन, बट ये नेगेटिव एब्जॉर्प्शन है। तो आप लोग क्या लिखोगे, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट, कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट इज लोअर on the surface, on the surface as compared to bulk, as compared to bulk, bulk के कंपैरिजन में सरफेस पे एब्जॉर्बेंट कम है, उसकी कंसंट्रेशन कम है, देन इसे क्या बोला जाएगा, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। क्लियर होती है बात की नहीं होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 101% है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, दैट इज टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन पक्का आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भाई,
101%, कोई नहीं रोक सकता इससे क्वेश्चन आने को। दो तरह की एब्जॉर्प्शन होती है, फर्स्ट इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन, एंड सेकंड इज केमिकल एब्जॉर्प्शन। आपकी आसानी के लिए मैं बताता चलूं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन का क्या फंडा है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज लाइक रिलेशनशिप एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन इज लाइक मैरिज। समझते हैं, चलिए। तो इधर इस तरफ हम लोगों ने लिखा है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, इस तरफ हम लोगों ने लिखा है केमिकल एब्जॉर्प्शन। पहले तो मैं आपको इनके निकनेम बता देता हूं। अच्छा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन का निकनेम क्या होता है, फिजिजॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन का निकनेम क्या होता है, केमिजॉर्प्शन। ठीक है ना। अब समझिए सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई हमारे पास। देखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन है तो कौन जुड़ा होगा, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आपस में जुड़े होंगे। एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आपस में जुड़े होंगे। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, इनके बीच में फिजिकल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, फिजिकल बॉन्ड। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कौन सा बॉन्ड होने वाला है, फिजिकल बॉन्ड होने वाला है, जो कि एक वीक बॉन्ड होता है। और स्पेसिफिकली अगर आप उसका नाम रखना चाहो तो उसे क्या बोला जाता है, वैंडरवॉल फोर्सेस। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होती हैं, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूं केमिकल एब्जॉर्प्शन की, केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आपस में जुड़े होंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब केमिस्ट्री में जितने आप लोगों ने केमिकल बॉन्ड सुने हैं, एग्जांपल की बात करूं, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, इस तरह के बॉन्ड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, वैंडरवॉल फोर्सेस वीक होती हैं और केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अगली बात चलो, फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। जो रिलेशनशिप होती है वो स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक बोले तो एक के साथ एक, ऐसा नहीं है, वो किसी के साथ भी हो सकती है, हो जाता है, बट शादी मोस्टली एक के साथ होती है। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर, ये खास के साथ होती है। एक खास रिएक्टेंट एक खास दूसरे रिएक्टेंट के साथ ही रिएक्शन करेगा। बट फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या है, मान लीजिए ये एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे पहले आके पानी चिपक गया, फिर यहाँ पे आके ऑयल भी चिपक सकता है, फिर यहाँ पे आके मिल्क भी चिपक सकता है। इनके बीच में कोई बॉन्ड तो नहीं बन रहा ना, फिजिकल बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, आसानी से टूट सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक, ये किसी के साथ भी हो सकती है, व्हाइल केमिकल एब्जॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक। अगली बात पे चलते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होती है, रिवर्सिबल इन नेचर। रिलेशनशिप टूटती भी है, जुड़ती भी है, टूटती भी है। मैरिज स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी आसानी से नहीं टूटती। तो समझिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, रिवर्सिबल। ठीक है, जैसे पानी का गिलास और इसके ऊपर वाटर वेपर्स आके चिपके, हम इसको बहुत आसानी से उड़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं केमिकल एब्जॉर्प्शन की, कहीं पे केमिकल बॉन्ड बन गया, एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, रस्टेड आयरन की बात कर लेते हैं। लोहे को जंग लग गया। अब लोहे को जंग क्यों लगता है, जब पानी के बीच में और लोहे के बीच में रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन। अब मैं आपको बोल लूं जंग लग चुका है, मैं आपको बोल लूं कि यार लोहे को अलग करो, पानी को अलग करो, कर सकते हो क्या, या मॉइस्चर को अलग करो, उन गैसेस को अलग करो। भाई साहब खराब हो चुका है, वो जंग लग चुका है, वो खराब हो चुका है, उसको आप लोग अलग नहीं कर सकते। कर सकते हैं ना सर, रेग मार मार के, बेटा वो जंग अलग होगा, वो आयरन का पीस बचा हुआ है, बट वो जो जंग है, जो रस्ट है, मैं उसमें से बोल रहा हूं, उसमें से अलग करो, वो चीज अलग नहीं हो सकती। तो ये बात है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बन जाता है, हाईली स्पेसिफिक है एंड इरिवर्सिबल है, आप उसका रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया तो आप तोड़ नहीं सकते उसको। अगली बात देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। देखिए सिमिलैरिटी को मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि देखिए जब भी चीजें चिपकेंगी भाई साहब, तो याद रखिए एब्जॉर्प्शन जो रहती है, एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन एक कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सर कैसे पता, भाई साहब जब भी चीजें जुड़ेंगी तो वहां से हीट निकलेगी ना। एग्जांपल दिया था मैंने कि एक टीचर हुआ करता था, किसी जमाने में वो स्टूडेंट भी था, तो एक बार उसके टीचर ने उसको चिपका दिया। आजकल तो फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं है, तो भाई साहब टीचर ने चिपका दिया, सारा दिन यहां से हीट निकलती रही,
चिपका, हीट निकली। दिस इज हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में हमेशा हीट निकलती है। याद रखिए एडजॉर्प्शन क्या रहती है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो डेल्टा एच क्या रहेगा यहाँ पर? नेगेटिव। और डेल्टा एच क्या यहाँ पे? डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है, डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है, सब कुछ ही नेगेटिव होता है यहाँ पे। तो ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में सिंस एक वीक बॉन्ड बना है, आराम से जुड़ी हैं चीजें, तो कम हीट निकलेगी। यहाँ पे बढ़िया तरीके से जुड़ी हैं, बढ़िया वाला बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होने वाली है भैया? हाई। क्या रहने वाली है? हाई। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या रहेगी इस केस में? हाई रहने वाली है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में नो कंपाउंड इज फॉर्म्ड, नो कंपाउंड इज फॉर्म्ड। फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं बनते कंपाउंड भाई, नहीं बना सकते, हमारा समाज आज्ञा नहीं देता। और केमिकल एडजॉर्प्शन में कंपाउंड बन जाते हैं, कंपाउंड इज फॉर्म। यहां पे कंपाउंड बनने वाले हैं, फिलहाल यहां पे कंपाउंड बनने वाले हैं। आगे बढ़िए। तो बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है ये लो टेम्परेचर में फेवरेबल है, लो टेम्परेचर में अच्छे से हो सकती है, इसके लिए हमें लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। और केमिकल एडजॉर्प्शन में सिंस केमिकल बॉन्ड बनता है और केमिकल बॉन्ड के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है स्टार्टिंग में, तो इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? हाई टेम्परेचर। और इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? लो टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो घट जाएगा, आगे बढ़ेंगे भी आप लोग, इस बात को पढ़ने वाले हो। या दूसरा एग्जांपल समझना यार, वो टॉम एंड जेरी देखा आप लोगों ने? टॉम एंड जेरी देखा होगा, जब वो तवा गर्म होता है तो वो टॉम या जेरी ऊपर की तरफ उड़ान क्यों भरते हैं? भाई साहब चिपका नहीं जाता गर्मियों में, चीजें दूर दूर होती हैं गर्मियों में, सर्दियों में पास पास आ जाती हैं। गर्मियों में तुम लोग पास पास बैठना पसंद करते हो क्या? गर्मी में दूर हो ले, पहली बड़ी गर्मी हो रही है यार, ऐसा सर्दियों में तो बैठ भाई, है तो अपना सीट गर्म कर रखी होती है, नहीं उठते एक जगह से। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन का वही फंडा है कि वो लो टेम्परेचर में हो सकती है। ठीक है। अगली बात करें तो यहां पर फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक टाइम में खिलाड़ी कई जगह हो सकता है, तो यहां पर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म हो सकती है। मैंने बोला ना आपको, ज्यादा आसान रहेगा, आप लोग इसको ऐसे याद रखो, जैसे मैं बोलूं फिजिकल एडजॉर्प्शन इज लाइक रिलेशनशिप, केमिकल एडजॉर्प्शन इज लाइक मैरिज। अब केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो इसमें क्या रहता है? केमिकल एडजॉर्प्शन में शादी तो एक के साथ ही होती है, तो इसमें कैसी लेयर बनती है? यूनिमोलिकुलर लेयर होती है। यहां पे कैसी लेयर फॉर्म होती है? यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्म होने वाली है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन में सिंस कोई बॉन्ड नहीं बनता, फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्योंकि कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो कितनी मर्जी लेयर एक दूसरे के ऊपर आ सकती हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो बनता नहीं है। ठीक है ना। और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या है? मान लीजिए ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है। अब इसके ऊपर दूसरा सब्सटेंस आके चिपकेगा, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होगा, तब जाके जुड़ेंगे। अब एक नया सब्सटेंस ऊपर की तरफ से आ रहा है भाई, वो तो नहीं जुड़ सकता ना इसके साथ, कोई ऑलरेडी एक लेयर बनी हुई है, इनके बीच में रिएक्शन होगी। तो यहां पे केमिकल एडजॉर्प्शन में कैसी लेयर बनती है? मोनो या यूनिमोलिकुलर लेयर बनती है। और यहां पे कैसी लेयर बनती है? मल्टी मोलिकुलर लेयर बनती है, बहुत सारी लेयर बन सकती है। फिजिकल एडजॉर्प्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिजिकल एडजॉर्प्शन में किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट केमिकल बॉन्ड बनाने में होती है, और यहाँ पे फिजिकल बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड बनाने में कहां खर्चे आते हैं भाई? शादियों में तो बड़ा खर्चा आ जाता है, चलो दूर लेके जा रहे हैं। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है? इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी सिमिलैरिटी की बात करो, दोनों की सिमिलैरिटी आप लोग आगे डिस्कस कर ही लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास राइज होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, जो एडजॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं, जिन पे एडजॉर्प्शन हमारी डिपेंड करती है। देखिए सबसे पहला नेचर ऑफ गैस बीइंग एडजॉर्ब्ड, इसको हम लोग बोल सकते हैं, कई बुक्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा, नेचर ऑफ
एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। बेटा इससे रिलेटेड मुझे लग रहा है, इस पॉइंट से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, फोकस कीजिए। एक पॉइंट याद रखो कि इजीली लिक्विफिएबल गैसेस, इजीली लिक्विफिएबल गैसेस का मतलब क्या होता है? देखिए गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं बट वो लिक्विफाई किए जा सकते हैं, और जो गैसें आसानी से लिक्विफाई हो सकती हैं, इजीली लिक्विफिएबल गैसेस एडजॉर्ब्ड मोर इजीली। आपको इजीली लिक्विफिएबल गैसेस लिखा मिलेगा या लिखा मिलेगा हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। ये एक ही बात है, या तो कोई गैस इजीली लिक्विफिएबल हो या दूसरे वर्ड में लिखा मिलेगा जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई हो। क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होने का मतलब है जिसपे उस गैस को आप लिक्विड बना सकते हो, वो टेम्परेचर जितना वो ज्यादा होगा उतनी आसानी से वो गैस ज्यादा चिपकेगी। अगर मैं कुछ गैसेस की बात करूं जो आसानी से चिपक सकती हैं, वो हमारे पास क्या है भाई? ये याद कर लो, 3-4 हेट्रोजीनियस गैसेस होती हैं, NH3, ठीक है ना, CO2, SO2, HCl, ये सभी इजीली लिक्विफिएबल गैसेस रहती हैं। एक बार मैं चेक कर लूं सब तो सही है कि नहीं। कई बार क्या होता है, एक बार मैं 1 घंटे का वन शॉट बना गया, बाद में पता चला कैमरा ही सही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा जी सरफेस एरिया। अगला फैक्टर है हमारे पास सरफेस एरिया। बताइए सरफेस एरिया से क्या फर्क पड़ेगा? बारिश हो रही है, एक छोटा सा बर्तन रखा, एक बहुत बड़ा बर्तन रख दिया, कहां पे पानी ज्यादा गिरेगा? ऑब्वियसली जहां पे ज्यादा बड़ा बर्तन है वहां पे ज्यादा गिरने वाला है। तो याद रखिए ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर इज द एडजॉर्प्शन। अगली बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है? अब ये है, मान लीजिए चिपकना नहीं चाह रहा बट मैं इस पे प्रेशर लगा के रखूं तो चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? हम बुक्स के साथ चिपकना पसंद नहीं करते, बट पिताजी नाम का जब प्रेशर घर में आता है तब हम बुक्स के साथ चिपक जाते हैं। वो प्रेशर है, हमें बुक्स के साथ चिपकना अच्छा नहीं लगता, वो गर्मी है, चिपके रहेंगे। प्रेशर लगाने से चीजें चिपकती हैं। आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर। देखो भाई एडजॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है जो हीट की इवोल्यूशन के साथ कैरी करती हैं, होती हैं, जिनमें से हीट ऑलरेडी निकलती है। और अगर किसी रिएक्शन में से ऑलरेडी हीट निकल रही है और उसको मैं टेम्परेचर दूंगा तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ये इसके अपोजिट काम करेगी। तो बेटा ऐसे केसेस में एडजॉर्प्शन हमेशा घटती है। याद रखिए एज एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक बाय अप्लाइंग ली चैटलेट प्रिंसिपल, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज द एडजॉर्प्शन। सर चलिए तो मेन जो है भाई साहब वो है हमारे पास दैट x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाय n है ना। इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, तो क्या बनेगा x बाय m इज इक्वल टू k p की पावर 1 बाय n। इसके बाद क्या करने वाले हो आप लोग? टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों साइड log लेने वाले हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? log x बाय m इज इक्वल टू log k p की पावर 1 बाय n एंड log x बाय log x इंटू y क्या होता है? मतलब मल्टीप्लाई में हो तो यहां से क्या बन जाएगा? ये log x बाय m इज इक्वल टू log k प्लस log p की पावर 1 बाय n। और देखिए किसी भी जब भी log की इसमें पावर आ जाती है तो क्या हो जाएगा? log x बाय m इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाय n log p। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन जो हमारे पास इक्वेशन है वो ये है log x बाय m इज इक्वल टू log इज इक्वल टू 1 बाय n log p प्लस log k। ये हमारे पास इक्वेशन है।
तो एक तरह से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की टर्म्स में इसको कर सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या नहीं? जहां पर ये जो log k है ये क्या है हमारे पास? इंटरसेप्ट है। क्या है? इंटरसेप्ट। और ये जो 1/n है ये हमारे पास क्या रहेगा? स्लोप। एंड कुछ इस तरह से हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। log x/m को हम कहां पे रखेंगे? y एक्सिस पे। एंड log p को हम लोग कहां रखेंगे? x एक्सिस पे। m जो 1/n है, m इज स्लोप, एंड जो कांस्टेंट है c उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट, जो कि हमारा क्या है भाई? 1/n है। रिपीट कर रहा हूं, ये जो c है ये क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। एंड ये जो m होता है ये क्या होता है? ये जो हमारे पास m होता है ये हमारे पास स्लोप होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। ये क्या हमारे पास? फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और भाई साहब यहाँ पर जहां पर प्रेशर का फर्क पड़ना बंद हो जाता है एडजॉर्प्शन पे, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएस, दैट इज सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अरे कहां गया? हाँ, ये रहा। एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन की एडजॉर्प्शन हमारे लिए कहां पर हेल्पफुल है, कहां पर एडजॉर्प्शन हमारे लिए फायदेमंद है? सबसे पहले फायदे की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। अगर कहीं पे बहुत ज्यादा वैक्यूम क्रिएट करना है हमने, वहां पर हमारे लिए एडजॉर्प्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट बात करें तो इन गैस मास्क, जो वर्कर्स होते हैं, काम करते हैं माइनिंग के लिए, ठीक है, माइंस के अंदर जो कोयले की खदानें होती हैं, तो वहां से बड़ी हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, बड़ी पॉइजनस गैसेज निकलती हैं। उनसे खुद को, स्वयं को बचाने के लिए वो गैस मास्क लगाते हैं। और उन गैस मास्क में कौन सा फंडा यूज होता है भाई साहब? यही वाला, एडजॉर्प्शन वाला। दिस apparatus is used to absorb poisonous gases, oxide of sulfur, and thus purify the air for breathing. ठीक है, इसमें एडजॉर्प्शन वाला फंडा होता है, पॉइजनस गैस को एडजॉर्ब करवा देता है एंड गैस को प्योरीफाई कर देता है। नेक्स्ट बात करें तो फॉर डीह्यूमिडिफिकेशन। अगर कहीं पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, नमी बहुत ज्यादा है, तो इस नमी को, उस मॉइस्चर को ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। कैसे? देखिए, आपने देखा होगा जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान लेके आते हैं, मंगवाते हैं, तो सिलिका जेल के पाउच निकलते हैं। वो सिलिका जेल क्या करता है? वो ह्यूमिडिटी को अपने ऊपर चिपकवा देता है। ये लिखा हुआ है, दी सब्सटेंस कैन बी यूज टू रिड्यूस, रिमूव वाटर वेपर और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। सिलिका जेल एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर डीह्यूमिडिफिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। जो हमारे बिजली के सामान है वहां पर हम सिलिका जेल का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। कलरिंग मैटर को रिमूव करने के लिए आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे जो चीनी होती है वो कलरलेस होती है, बट जो गन्ने का रस होता है वो ग्रीन कलर का होता है। अब वो कलर कहाँ जाता है? वो एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। किसके द्वारा? उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम यूज करते हैं चारकोल का। चारकोल उस कलर को एब्जॉर्ब करवा लेता है और उसको डीकलराइज कर देता है। देखिए, लिखा भी हुआ है, animal charcoal is used as decolorizer in the manufacture of cane sugar. आगे बढ़ते हैं इन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। देखिए, अभी सिलेबस से खत्म हो गया है, तो अभी थोड़ा सा याद रखो कि हाँ, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में भी एडजॉर्प्शन वाले फंडे का यूज होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास एक कैटलिस्ट होता है, ठीक है। अब कैटलिस्ट किस फेस में होगा? 101% वो सॉलिड फेस में होगा, और इस पर कोई रिएक्टेंट आके चिपकेगा, और वो जो आपका रिएक्टेंट होगा वो गैसियस या लिक्विड फेस में होने वाला है। चिपकेगा कैटलिस्ट के ऊपर आके, तो ये एडजॉर्प्शन है। और ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है ये गैसियस फेस में है या फिर लिक्विड फेस में है। अब गैस सॉलिड के ऊपर चिपकेगी तो ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है। हेट्रोजीनियस क्या होता है? कैटलिस्ट अलग फेस में है और रिएक्टेंट अलग फेस में है। सिलेबस में होता है तो बहुत डिटेल में पढ़ते, अभी आप इसको इतना याद रखो। तो ये है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, और यहाँ पर हमारा एडजॉर्प्शन का फंडा खत्म होता है। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है चिपकना, और आइसोथर्म का मतलब क्या होता है? आइसो सेम, थर्म टेम्परेचर। जब टेम्परेचर क्या हो? सेम हो। बेटा, जब टेम्परेचर सेम है तो कोई फैक्टर तो अफेक्ट कर रहा होगा। यहाँ पे हम लोग कौन से फैक्टर की बात कर रहे हैं भैया? कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहा है? यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है प्रेशर। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज ओबेड बाय द adsorptions where the adsorbate form a monomolecular layer on the surface of adsorbent.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक टर्म क्लियर कर दूं कि जो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है ये डिफाइन है और मतलब वो उस एडजॉर्प्शन के लिए जहां पे मोनोमोलिकुलर लेयर बनती है। और मोनोमोलिकुलर लेयर कहां बनती है? जस्ट अभी किया हम लोगों ने केमिकल एडजॉर्प्शन में। ठीक है, अब बेटा जी याद करो प्रेशर का क्या रिलेशन था। अच्छा, यहां पे हम लोग बात करेंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की। इसकी बात करेंगे हम लोग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है? x बाय m, वेयर x इज मास ऑफ एडजॉर्बेट बाय, या फिर कह लीजिए अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट टू द मास ऑफ एडजॉर्बेंट। अब मैं आपको थोड़ा ज्यादा समझाता हूं, आप लोगों को इस पॉइंट को क्लियर कराता हूं। देखिए, जैसे हम लोगों ने ये हमारे पास एक एडजॉर्बेंट है, सेम एडजॉर्बेंट हम लोगों ने यहां पे भी ले लिया। ठीक है, यहां पे भी हम लोग एक सेम एडजॉर्बेंट ले रहे हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं यहां पर, सॉरी ओके, यहां पे अगर मैं बात करूं लाइक यहां पे एडजॉर्बेंट चिपक गया और यहां पर भी एडजॉर्बेंट चिपक गया। आप लोग फोकस कीजिए कि कहां पे एडजॉर्प्शन ज्यादा हुई है। एडजॉर्बेंट सेम है, यहां पे एडजॉर्प्शन ज्यादा हुई है तो यहां पे x बाय m की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। यहां पे x बाय m की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, तो x बाय m जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है कि एडजॉर्प्शन कितनी ज्यादा होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एग्री करते हो इस बात से? समझिए कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि हम किताबों के साथ नहीं चिपकना चाहते, बट अगर घर में पिताजी नाम का प्रेशर आ जाए तो हम चिपकेंगे। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, अब 3 जगह पे हम लोग डिफाइन करते हैं इसको। एट लो प्रेशर x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1। एट हाई प्रेशर x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। देखिए, अगर प्रेशर कम लगा रहे हो तो चीज चिपकेगी। अगर बहुत ज्यादा लगा रहे हो भाई साहब तब चीज नहीं चिपकने वाली है कि नहीं। अब पिताजी हमारे साथ डेली अक्षय कुमार की तरह रेसलिंग करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है कि तुम 100 में से 200 नंबर ले आओगे भाई, है कि नहीं। ठीक है, एक आधा थप्पड़ चट्टू हफ्ते 10 दिन में मारते नहीं तो अच्छे नंबर ले आएंगे, थोड़ा बहुत प्रेशर सही रहता है, बट एक लिमिट के बाहर प्रेशर सही नहीं रहता। तो यहीं से हम यही बात करें कि अगर प्रेशर लो है x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, एंड अगर बहुत ज्यादा है क्या हो जाएगा? p की पावर 0 हो जाएगा। अच्छा, इससे एक अच्छा, अब अगर मॉडरेट प्रेशर की बात करें, मॉडरेट प्रेशर क्या है? x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाय n। ठीक है, रिपीट करो, लो प्रेशर p की पावर 1, हाई प्रेशर p की पावर 0, और मॉडरेट क्या है? p की पावर 1 बाय n। और इस n की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी, सो दैट की 1 बाय m जो है वो 0 और 1 के बीच में कहीं पे स्टैंड करता हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए इसी बात पे ग्राफ देख लिया जाए। देखिए, इस तरफ हम लोग x बाय m की बात कर रहे हैं। x बाय m इज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, p इज प्रेशर। अब देखो बेटा, स्टार्टिंग में बात करें, ये जब प्रेशर थोड़ा सा है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। एक पॉइंट के बाद प्रेशर का फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। ये क्या है? जब बहुत हाई प्रेशर है तो हमने क्या लिखा है? x बाय m इज के p की पावर 0। ठीक है, और मॉडरेट में क्या है? x बाय m इज इक्वल टू के p की पावर 1 बाय n। ठीक है, अच्छा, यहां पे इस पॉइंट पे प्रेशर का फर्क पड़ना बंद हो गया। दिस प्रेशर इज नोन एज सैचुरेशन प्रेशर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? जहां पे प्रेशर का फर्क पड़ना ही बंद हो जाए, इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेशन प्रेशर बोलने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं? देखिए, अब हम अभी बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में पार्ट बनता है, वो हमारा कोलॉइड्स। कोलॉइड्स वर्ड को डिफाइन किसे करेंगे? अ कोलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर इज अ स्टेट इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल इज सच दैट दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू द एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन। देखिए, जो कोलॉइड वर्ड बना है वो बना है कोला से, और कोला मीन्स होता है ग्लू लाइक। ग्लू लाइक जो ग्लू की तरह होते हैं, जो गोंद की तरह होते हैं। एक कोलॉइड की मैं आपको खास बात बता दूं कि यहां पे जो पार्टिकल का साइज होगा ना भाई, वो पार्टिकल का साइज होगा 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक।
1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक पार्टिकल का साइज रहने वाला है। और बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बताता चलूं कि दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। किसमें से पास हो सकते हैं? फिल्टर पेपर में से। फिल्टर पेपर में से पास हो जाएंगे, बट नॉट थ्रू वेजिटेबल और एनिमल मेम्ब्रेन। वेजिटेबल या एनिमल मेम्ब्रेन में से पास आउट नहीं हो सकते। एक सिंपल सी बात, कोलॉइड वो स्टेट है जिसमें पार्टिकल का साइज कितना होगा? 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक रहने वाला है। आगे बात करते हैं तो इन कोलॉइड्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं, जैसे हमारे पास पहले होता था सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये जो सोल्यूट और सॉल्वेंट टर्म थी ये आपको सुनने को मिली होगी कहां पर? सॉल्यूशन में। अभी सोल्यूट का मतलब क्या होता था? विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहे। और सॉल्वेंट किसे कहते थे हम लोग? विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहे। बिल्कुल इसी तरह से नई टर्म निकल के आएंगी जिन्हें हम लोग बोलते हैं व्हाट? डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस किसे कहते हैं हम लोग? बोलिए, डिस्पर्स्ड फेस किसे कहते हैं? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जिस तरह सोल्यूट था उसी तरह से डिस्पर्स्ड फेस होता है, और जिस तरह से सॉल्वेंट था भाई उसी तरह से डिस्पर्शन मीडियम होता है। ठीक है कि नहीं? तो इन कोलॉइड्स के अंदर डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्शन मीडियम के हिसाब से हम लोग कोलॉइड बनाते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, क्योंकि बेटा इस साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इनको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड रहे, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड रहे, डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉलिड सोल। और एग्जांपल क्या होगा? कलर्ड ग्लासेस एंड जैम स्टोन्स। जो स्टोन्स होते हैं, जैम स्टोन्स किसे कहते हैं? देखो यार, अपने इंडिया में एक से एक प्रजातियां हैं। एक वो होते हैं भाई हाँ, अंगूठी पहनने से, एक खास कलर की अंगूठी पहनने से, ये पर्सनल फेथ है, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। खास कलर की अंगूठी पहनने से किस्मत बदल जाती है, उन्हें जैम स्टोन्स बोला जाता है। ठीक है। आगे, अगर डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है। डिस्पर्स्ड फेस यानी कम मात्रा में सॉलिड है, और डिस्पर्शन मीडियम अगर आपके पास लिक्विड हो तो उसका नाम होगा भैया सोल। और एग्जांपल क्या होगा? पेंट्स। एक एग्जांपल भी अच्छे से याद कर लो, पेंट्स। पेंट में क्या होता है बेटा? थोड़ा सा सॉलिड होता है, ज्यादा सा लिक्विड होता है। ये तो लिखा है, थोड़ा सा सॉलिड और ज्यादा सा लिक्विड। आगे बढ़ो, अगर डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है, ज्यादा मात्रा में गैस रहे, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? एरोसोल। एग्जाम्पल क्या होगा? स्मोक, डस्ट। आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस हमने सॉलिड कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अब डिस्पर्स्ड फेस हम लोग क्या कर लेते हैं? लिक्विड। डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, तो इसे क्या बोलेंगे? जेल। क्या बोला जाएगा? उसे जेल बोला जाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा? चीज, बटर या फिर जेलीज। आगे बढ़िए, डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है। लास्ट ईयर तक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस साल सिलेबस से कट चुका है। अगर डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है, तो उसे बोलते हैं इमल्शन। डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्शन मीडियम, कम और ज्यादा दोनों ही लिक्विड, से क्या बोलेंगे? इमल्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल रहेगा इसका मिल्क, दूध। दूध में क्या होता है? ऑयल होता है, वाटर होता है। ऑयल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। आगे बढ़ो, डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड रहे और डिस्पर्शन मीडियम गैस रहे, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एरोसोल। एग्जाम्पल क्या होगा? फोग, मिस्ट, क्लाउड। ये धुंध वगैरह जब पड़ जाती है तो कम मात्रा में क्या होता है? लिक्विड होता है, ज्यादा मात्रा में क्या रहती है? गैस रहती है। अगर डिस्पर्स्ड फेस गैस हो और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड हो, डिस्पर्स्ड फेस गैस और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड हो, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? सॉलिड सोल बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा? प्यूमिक स्टोन। दरदरे से पत्थर होते हैं। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दूं
कि ना पुराने टाइम में जो लेडीज होती थी ना वो अपने पैरों को साफ करने के लिए हल्के हल्के छेद होते थे, अभी भी गांव में तो देखने को मिल ही जाएंगे प्यूमिक स्टोन जिसमें हल्के हल्के छेद रहते हैं। ठीक है, और डिस्पर्स फेस गैस हो, डिस्पर्शन मीडियम भी गैस हो, सॉरी डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो, जैसे क्या बोलेंगे बेटा जी फोम। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना भाई, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितनी भी लगे प्रैक्टिस करके इनको याद कर लेना। इसका एग्जांपल रहेगा फ्रोथ, जिसे हम लोग झाग बोलते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे एक एग्जांपल नहीं आया है जिसमें डिस्पर्स फेस भी गैस हो और डिस्पर्शन मीडियम भी गैस हो। ऐसा एग्जांपल यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। चेक करो तो कितने टाइप हैं, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि जो ट्रू सॉल्यूशन होता था उसमें हमारे 9 टाइप होते थे। इसमें कितने टाइप है, 8 टाइप है। एक टाइप कौन से वाला नहीं है, डिस्पर्स फेस गैस, डिस्पर्शन मीडियम गैस, ये वाला टाइप नहीं है। सर ये वाला टाइप क्यों नहीं है, देखो बेटा हमें क्या बनाना है, कोलॉइड बनाना है, और कोलॉइड में पार्टिकल का साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है। बट अगर आप इनकी बात करोगे तो इनका पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा बनेगा, ये कोलॉइडल रेंज में नहीं आएंगे, और जब ये कोलॉइडल रेंज में नहीं आएंगे तो इसको हम लोग कोलॉइड्स में कंसीडर भी नहीं करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा टाइप कोलॉइड्स में कंसीडर नहीं किया जाता, जिसमें डिस्पर्स फेस भी गैस हो, डिस्पर्शन मीडियम भी गैस हो, उसको हम लोग कोलॉइड्स में कंसीडर नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। क्या फर्क है एक ट्रू सॉल्यूशन में। आई होप आपको ये सब कुछ दिख रहा होगा क्लियरली, सबसे जरूरी है क्लियरली दिखना। जी हाँ, आपको क्लियरली दिख रहा है, बाकी मैं एक्सप्लेन तो करूंगा, आई डोंट वरी। मैं आपको ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल बना के दिखाता हूं। इस तरफ मैं लिख रहा हूं ट्रू सॉल्यूशन, इस तरफ मैं लिख रहा हूं कोलॉइडल सॉल्यूशन, और इस तरफ मैं लिख रहा हूं सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल बेटा कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल कुछ इस तरह से होंगे, इस तरह से, और सस्पेंशन के पार्टिकल कुछ इस तरह से होंगे। फोकस कीजिए, कुछ इस तरह से होने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे किसके पार्टिकल हो गए, सस्पेंशन के। यहां पे हम लोग लिख देते हैं, यहां पे हम लोग लिख दिया 1 नैनोमीटर, यहां पे हम लोग लिख देते हैं 1000 नैनोमीटर, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करो, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे पानी में नमक घोल दिया, पानी में नमक बहुत अच्छे से घुल जाएगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन है। फिर पानी में आपने शहद घोल दिया, पानी में शहद घुल जाएगा बट नॉट सो गुड, ठीक ठाक घुलेगा, वो कोलॉइडल है। और पानी में आपने रेत डाल दिया, रेत तो उसमें घुलने नहीं वाला, वो किसका एग्जाम्पल है बेटा जी, सस्पेंशन का। अब फोकस कीजिए, फोकस कीजिए कि ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन किसे कहा जाएगा, इन विच पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से इस तरफ है ना, जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, उसे बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और बेटा जी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहे तो, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहे तो उसे क्या बोलेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन। और अगर 1000 नैनोमीटर से बड़ा साइज है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सस्पेंशन बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फिल्ट्रेबिलिटी, कि क्या इनको फिल्टर कर सकते हो आप, अलग अलग किया जा सकता है, या ये किसमें से पास हो जाएंगे। देखिए ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे हैं तो वो फिल्टर पेपर में से भी पास हो जाएंगे और मेम्ब्रेन में से भी, चाहे आपकी एनिमल मेम्ब्रेन है चाहे आपकी वेजिटेबल मेम्ब्रेन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पसीना निकलता है हमारे पोर्स में से, ये एक तरह से एनिमल मेम्ब्रेन है, स्किन है हमारी, तो इसमें से पोर्स में से पास आउट हो जाता है, पानी और नमक इकट्ठा पास आउट होता है, तो उसको हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अगर बात करें कोलॉइडल सॉल्यूशन की, ये फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं तो अलग नहीं किया जा सकता, बट हाँ वेजिटेबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते। जैसे हमारा ब्लड है, जो हमारा ब्लड है बेटा वो एक कोलॉइड है, उसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, ब्लड हमारा थोड़ा सा गाढ़ा होता है। अब ब्लड तो नहीं पास होता ना, ब्लड तो पास नहीं हो पाता इनमें से, वो तो जब चोट वगैरह लगती है, जब हमारे पोर्स बड़े हो जाते हैं तब पास हो जाता है, अदरवाइज तो पास नहीं होता। तो देखिए इसको अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पास हो जाएगा फिल्टर पेपर में से भी, मेम्ब्रेन में से भी। ये फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगा, मेम्ब्रेन में से पास नहीं होगा, मेम्ब्रेन के थ्रू आप लोग इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। और इसमें पानी और रेत है, पानी और रेत को आप बहुत आसानी से अलग कर सकते हो। कैन इजीली फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर एज वेल एज मेम्ब्रेन। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, पास होंगे, अगर कुछ पास हो गया
उसमें से तो कैसे अलग करेंगे? जैसे चाय है, चाय बनाते हैं, वो छन्नी में से चिन्नी चाय पास हो जाती है, चाय पत्ती ऊपर आ जाती है, तो हम उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। अब अगर कोई चीज पास हो रही है तो उसको कैसे सेपरेट आउट करेंगे? नमक वाला पानी है, आप उसे छन्नी में से छानोगे तो क्या अलग होगा? वो तो सारे पास हो गया ना, ठीक है कि नहीं? एग्जाम्पल है कि वो पास नहीं होना चाहिए। अगर पानी में रेत मिला दिया तो वो पास नहीं होगा, उसको अलग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सेटलिंग की, कि क्या इनके पार्टिकल सेटल डाउन हो सकते हैं? देखिए, पानी में नमक मिला दो, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, वो कॉन्टिन्यूसली इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है कि नहीं? तो इसके पार्टिकल डू नॉट सेटल, इसके पार्टिकल आसानी से सेटल नहीं होते, और इसके पार्टिकल आसानी से सेटल नहीं होते, इसी वजह से हमें वो पानी जो है वो नमकीन लगता है, अदरवाइज हमें वो नमकीन लगेगा नहीं। अगर भाई पार्टिकल सेटल डाउन हो गए, ऐसा अगर आप लोगों ने देखा हो, ये एक्सपेरिमेंट सभी करते हैं हम लोग, कुल्फी बनाने की कोशिश करते हैं घरों में, है ना, सबने की होगी बचपन में, कि दूध लेते हैं, दूध में चीनी डालते हैं, घोल देते हैं और फिर उसको जमा देते हैं। फिर आपने देखा होगा वो जो कुल्फी है ना, वो नीचे नीचे से मिट्टी आती है। उसका रीजन क्या है? वो पार्टिकल भारी होकर नीचे बैठ गए, ठीक है। बट अगर आप सिंपल पानी लोगे, पानी में चीनी घोल के रखोगे, तो वो आपको थ्रू आउट मीठा लगने वाला है। रीजन क्या? उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। सिमिलरली आप लोगों ने पार्टिकल्स किसके ले लिए? लाइक मिल्क ले लिया, मिल्क एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसके पार्टिकल भी सेटल नहीं होते, डू नॉट सेटल, आसानी से सेटल नहीं होते, बट सेटल अंडर सेंट्रीफ्यूगेशन, अंडर सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? देखा होगा आप लोगों ने, डायरी में गए होंगे आप लोग, तो क्या होता है कि दूध वाले जो होते हैं वो उस दूध को ऐसे घुमाते रहते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो उसके पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं, एक सपराटा दूध बचता है, एक क्रीम बचती है, क्रीम एक्चुअल में फैट होता है, वो अलग हो जाता है, पार्टिकल अलग हो गए, दूसरे पार्टिकल अलग हो गए। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में आप लोग सेपरेट आउट कर सकते हो। और रही बात सस्पेंशन की, सस्पेंशन में पार्टिकल, मान लीजिए रेत है, ये तो बहुत आसानी से अपने आप सेटल अंडर ग्रेविटी, ये तो बहुत आसानी से अपने आप ही नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है नहीं? अगली बात करते हैं, बताइए, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल विजिबिलिटी की बात करें, हमें दिखाई दे जाएंगे। पानी में नमक मिला दिया, आप लोग देख सकते हो, तो पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते, पार्टिकल्स आर इनविजिबल टू द नेक्ड आईज एज वेल एज माइक्रोस्कोप। अगर आपने पानी में नमक मिला के अच्छे से घोल दिया और आप देखना चाहो कि नमक का पार्टिकल कौन सा है, पानी का पार्टिकल कौन सा, आप लोग देख नहीं सकते, ना ही नंगी आंखों से, ना ही माइक्रोस्कोप की हेल्प से। और अगर आप यहां पे बात करो कोलोइडल सॉल्यूशन की, पानी में शहद मिला दिया, अच्छे से घोल दिया, या दूध मिला दिया, दूध मिला दिया, दूध होता ही है, दूध में पानी भी होता है, फैट भी होता है, पता होगा आपको, तो वो अच्छे से मिक्स हो गए होते हैं। नंगी आंखों से हमें नहीं दिखाई देगा, बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी। नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से इनविजिबल रहते हैं, बट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। और पानी में रेत मिला दिया तो बहुत अच्छे से देख सकते हो, रेत का पार्टिकल कौन सा है, पानी का पार्टिकल कौन सा होता है। तो पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेक्ड आइज, नेक्ड आइज से भी विजिबल हो जाते हैं। आगे बढ़िए, सेपरेशन, सेपरेशन, सेपरेट आउट करना, सेपरेट आउट करना है भाई, आप लोग इनको सेपरेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बताइए। जैसे कि मैंने ये बताया, इनको सेपरेट करना आसान नहीं है, क्योंकि इनको आप फिल्टर पेपर में अलग नहीं कर सकते, फिल्टर में से पास हो जाते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन में से पास हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, फिल्टर पेपर में से पास हो जाएंगे तो वहां पे अलग नहीं कर सकते, बट मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो पाते तो वहां पे आप इनको अलग कर सकते हो। सस्पेंशन के तो बड़े बड़े पार्टिकल हैं, तो वो तो बहुत आसानी से अलग किए जा सकते हैं। डिफ्यूजन की बात करें, मिक्स होने की बात करें, पार्टिकल कितने आसानी से, छोटे छोटे पार्टिकल बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं, ये धीरे धीरे मिक्स होते हैं, और ये तो डिफ्यूज ही नहीं होते, ये तो नीचे जाके बैठते हैं, किसी के साथ घुलना मिलना इनको पसंद नहीं है। अगर टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार दिखाई दे जाए, ठीक है ना। कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट किसे कहते हैं? पारभासी। बचपन में हम लोग ड्राइंग करते थे ना, वो पेज को तेल लगाया और फिर चिपका दिया, वो धुंधला धुंधला जब दिखाई देता है। और सस्पेंशन इज ओपेक, सस्पेंशन जो रहता है वो ओपेक रहता है, अपारदर्शी रहता है, जिसके आर पार से हम लोग नहीं देख सकते। क्लियर है कि नहीं? इंपॉर्टेंट बन जाता है ये भी।
अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक सोल्स एंड लायोफोबिक सोल, लिक्विड लविंग सोल एंड लिक्विड हेटिंग सोल। लायोफिलिक नाम से क्लियर है, लायो का मतलब होता है लिक्विड, इन्हें क्या बोलेंगे, लिक्विड लविंग कोलोइड, ये लिक्विड से लव करते हैं भाई साहब। सर लव तो बड़ा प्यारा शब्द है, हाँ बहुत प्यारा शब्द है, बहुत कैरियबल बात करता है। लायोफोबिक की बात करें तो दीज आर लिक्विड हेटिंग, ये क्या होते हैं, लिक्विड हेटिंग होते हैं, लिक्विड से हेट करने वाले होते हैं, लिक्विड से नफरत करने वाले होते हैं। ठीक है, अब ये लिक्विड से लव करते हैं, तो यहां पर लिक्विड से लव करते हैं तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी होगी डिस्पर्स फेस के बीच में और डिस्पर्शन मीडियम। देखिए बेटा, अगर मैं डिस्पर्शन मीडियम की बात कर रहा हूं, मतलब ज्यादा मात्रा में, जैसे कि वहां पर होता था जो हमारा सॉल्यूशन था, वहां पे भी जो सॉल्वेंट होता था वो जनरली पानी होता था, तो यहाँ पे भी जब हम डिस्पर्शन मीडियम की बात करेंगे तो जनरली हम लोग किसकी बात करेंगे, पानी की ही बात करेंगे। तो यहां पे क्या है, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो डिस्पर्स फेस है, डिस्पर्शन मीडियम है, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और यहां पे बात करें, देयर इज नो एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होती, एक दूसरे से बिल्कुल प्रेम नहीं करते डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम, यहां पे कोई प्रेम नहीं है लायोफोबिक में। अब देखिए, जब इनके बीच में प्रेम बहुत है, इनके बीच में प्रेम बहुत है लायोफिलिक में, तो इनको बनाना बहुत आसान है। ठीक है, दे आर इजीली प्रिपेयर्ड, इनको बहुत आसानी से बना सकते हैं। और देखिए लायोफोबिक जो होते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, इनको जोड़ के रखना बहुत मुश्किल है, तो इनको बनाने के लिए स्पेशल मेथड होते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड की जगह आप लोग एक वर्ड यूज करो, स्पेशल मेथड ज्यादा सही रहेगा। स्पेशल मेथड से बनाया जाता है इनको। वो स्पेशल मेथड क्या है, वो चैप्टर में अभी आगे आप लोग पढ़ोगे, अभी के लिए याद रखो कि इनको स्पेशल मेथड से बनाया जाता है। आगे बढ़िए, लायोफिलिक जो सोल होते हैं प्यार करते हैं तो एक दूसरे में बढ़िया से स्टेबल रहते हैं। दीज आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड, ये स्टेबलाइज नहीं होते, इनको स्टेबलाइज करने के लिए हमें बाहर से एजेंट डालना पड़ता है। दे नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट, इनको स्टेबल करने के लिए बाहर से एजेंट डालना पड़ेगा, वो इनको थोड़ा स्टेबल रखता है। अगली बात करें बेटा, दीज आर रिवर्सिबल, यहां पे सबसे बच्चे ज्यादा हैंग होते हैं। दीज आर रिवर्सिबल, इसका मतलब क्या है, देखिए इनको बनाना आसान है, लव करते हैं बहुत आसानी से बन जाते हैं, इनको अलग करना आसान है, अलग करके दोबारा बनाना आसान है, अलग करना आसान है, बनाना आसान है, अलग करना आसान है, बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसलिए रिवर्सिबल है। और यहां पे बात करें, दीज आर इरिवर्सिबल, पहली बात तो इनको बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बड़े स्पेशल मेथड से बनते हैं। अगर आपने इनको अलग कर दिया फिर आप दोबारा नहीं बना सकते भाई, ये एक बार ही बनते हैं, बार बार नहीं बनाए जाते, इसी वजह से क्या होते हैं, दीज आर इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल की बात करें तो लायोफिलिक के एग्जाम्पल रहेंगे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, लाइक गम, स्टार्च, एल्ब्यूमिन एंड अदर प्रोटीन्स, इस तरह से। ठीक है, और जितने आपके इनऑर्गेनिक रहेंगे, है ना, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, सल्फर, फेरिक हाइड्रोक्साइड, गोल्ड सोल, इस तरह के जो है, जो इनऑर्गेनिक है, मेटालिक पोर्शन से जो बनते हैं जनरली, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग लायोफोबिक सोल बोलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट, लायोफिलिक लिक्विड से लव करते हैं, लायोफोबिक लिक्विड से हेट करते हैं, आसानी से बन जाते हैं, मुश्किल से बनते हैं, अट्रैक्शन होती है, कोई अट्रैक्शन नहीं होती, स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद में बहुत प्यार है, अच्छे स्टेबलाइज रहते हैं, इनको स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। इनको मिक्स करना, सेपरेट करना, दोबारा मिक्स करना, दोबारा सेपरेट करना बहुत आसान है, इनको मिक्स करना बहुत मुश्किल है, फिर सेपरेट करके आप दोबारा मिक्स नहीं कर सकते। दीज आर इरिवर्सिबल। क्लियर होती है बात की नहीं होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास आप पार्टिकल साइज के बेस पे क्लासिफाई करते हो, कौन कौन से होते हैं भाई। नंबर 1 मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड एंड सबसे इंपॉर्टेंट है एसोसिएटेड कोलॉइड। इसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इसको हमें थोड़ा अच्छे से देखना है कि एसोसिएटेड कोलॉइड्स का क्या फंडा रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। जब आप बहुत सारे मॉलिक्यूल लोगे, वो जुड़ेंगे, तब जाके वो कोलॉइडल रेंज में आएंगे। नाम से समझो, जैसे लायोफिलिक था, लिक्विड लाइन। क्या है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, क्या होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल विच जनरली हैव
डायमीटर्स लेस देन 1 नैनोमीटर, कि ये उन पार्टिकल से मिलकर बनेंगे जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है। बहुत सारे पार्टिकल जुड़ेंगे और फिर जुड़ के वो कोलोइडल रेंज में आएंगे। मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स क्या होते हैं? वो कोलोइड जिनका पार्टिकल साइज ऑलरेडी बड़ा है, वो मॉलिक्यूल्स जिनका पार्टिकल साइज ऑलरेडी बड़ा है। दे आर मॉलिक्यूल्स ऑफ लार्ज साइज। एसोसिएटेड की बात करें बेटा, एसोसिएटेड भी कुछ कुछ कह सकते हो आप लोग, मल्टी मॉलिकुलर कोलोइड की तरह है। बाकी इनकी डेफिनेशन बड़ी स्पेशल होती है। स्पेशल मैं दिखा देता हूं। those colloids which at lower concentration behave as normal electrolyte, but at higher concentration they aggregate का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना, aggregate together and form colloid। सर देखिए उसमें भी यही था, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं, इसमें भी यही है एग्रीगेट होते हैं। बट इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? जब इनकी कंसंट्रेशन लो रहेगी, लोअर कंसंट्रेशन पे ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है आयंस में ब्रेक होंगे। उसमें कुछ ऐसी फैसिलिटी वहां पर नहीं थी, इसमें ये फैसिलिटी है। ये डिफरेंस है, ठीक है। उसमें बहुत सारे पार्टिकल जुड़ेंगे तब कोलोइडल रेंज में आएंगे, इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल जुड़ेंगे तब कोलोइडल रेंज में आएंगे। बट अगर इनके पार्टिकल कम है तब भी वो कुछ काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें बेटा जी, मल्टीमॉलिकुलर के क्या होंगे? सोल्स ऑफ गोल्ड, सल्फर, या आप लोग क्या बोल सकते हो मल्टीमॉलिकुलर को? मल्टीमॉलिकुलर को आप लोग बोल सकते हो लायोफोबिक जो वाले हैं, ठीक है नहीं? और अगर आप यहां पे बात करो तो एग्जाम्पल पॉलीमर्स लाइक रबर, नायलॉन, स्टार्च, ऑर्गेनिक है ये, तो इनको आप लोग क्या बोल सकते हो? एक तरह से लायोफिलिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे ये। अगली बात करें, इसका एग्जांपल क्या रहेगा? इसका एक एग्जांपल बेस्ट है सोप सोल, बाकी यहाँ पे डिटर्जेंट सोल भी आ सकता है, बाकी बेस्ट रहेगा सोप सोल। अब इसकी बात करें तो इनका मॉलिक्यूलर मास नॉट वेरी हाई, कम रहता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, पॉलीमर है, पॉलीमर बहुत ज्यादा जुड़ जुड़ के रहते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर मास हाई रहता है। और ये सोप डिटर्जेंट भी जनरली हाई मॉलिक्यूलर मास के ही होते हैं, ठीक है कि नहीं? अगली बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको रहने भी दो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतने पॉइंट करो ये बहुत है। क्लियर है? अब थोड़ा सा एसोसिएटेड कोलोइड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इनकी कंसेंट्रेशन लो है तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? अगर इनकी कंसेंट्रेशन लो है, एट लोअर कंसेंट्रेशन दे बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट। किसकी तरह बिहेव करेंगे? वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने वाले हैं। बट अगर आप इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा कर दो, एक स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन से जब ज्यादा कर देते हो, एट हायर कंसेंट्रेशन दे बिहेव एज कोलोइड। किसकी तरह बिहेव करने वाले हैं? वो कोलोइड्स की तरह बिहेव करने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सोप है, सोप का फॉर्मूला है C17H35 COONA। बेटा जी इट इज सोप, C17H35 COONA है ना। यहां पे ऐसे कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, COO पे नेगेटिव कर दो, Na पे पॉजिटिव कर दो। आप और ज्यादा भी करके दिखा सकते हो। कार्बन 17 है, सारा कार्बन यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अब बताना चाहो तो देखिए ये जो पोर्शन है ये आयनिक है। आयन जो होते हैं वो पानी से प्रेम करते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। इस पोर्शन को क्या बोला जाता है? हाइड्रोफिलिक बोला जाता है। ये हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड। 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंड ये जो कार्बन का पोर्शन है, ये जो हाइड्रोकार्बन का पोर्शन है, इट इज हाइड्रोफोबिक।
हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? जो पानी से नफरत करता है। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक हीट नहीं, ये है हेड, और ये है हाइड्रोफोबिक टेल। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोफोबिक टेल बोलने वाले हैं। आप सबने सुना होगा कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि साबुन किस तरह से काम करती है। फोकस कीजिए कि जैसे ये हमारे पास एक बर्तन है, कंटेनर है, ठीक है, उसमें हमने कपड़ा रखा हुआ है और कपड़े में कोई ऑयली, ठीक है, ऑयली इंप्योरिटी है। देखिए, जो हमारे कपड़े गंदे होते हैं वो जनरली किस वजह से गंदे होते हैं? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो स्किन है वो ऑयली है, तो वो ऑयल कपड़ों को लगता है और फिर उस पर मिट्टी वगैरह चिपक जाती है। जनरली जो हमारे कपड़े खराब होते हैं वो ऑयल की वजह से खराब होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि ये क्या है? एक ऑयल ड्रॉपलेट है। आपको पता होना चाहिए, ऑयल जो है वो वाटर हेटिंग होता है, पानी से नफरत करता है। ठीक है ना? चलिए, अभी कपड़े धोने हैं तो कपड़ों को पानी में भी डालना पड़ेगा, है ना? पानी में डाल देते हैं। ठीक है बेटा, इसको पानी में डाल दिया। इसके बाद क्या होगा? फोकस कीजिए, ये कुछ इस तरह से होगा। जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है ना, वो इसको घेर लेगा। ये घेर लिया। अब देखिए, इसने जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है उसने घेर लिया। हाइड्रोफोबिक जो पानी से नफरत करता है वो हाइड्रोफोबिक है, बट ऑयल लविंग है, वो ऑयल को घेर लेगा। एंड जो साइडो वाला पोर्शन है वो किस तरफ आएगा? वो पानी की तरफ आएगा। और हम कपड़े को थोड़ा सा भी रिंस करेंगे ना, थोड़ा सा भी रगड़ेंगे तो ये इसको बाहर खींच लाएगा और ये गंदगी बाहर आ जाएगी। ये जो सर्कल सा बनाया हुआ है, इस देखिए, अगर आप एक सोप के पार्टिकल की बात करते हो तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? फोकस कीजिए। एक सोप के पार्टिकल की, एक सोप के मॉलिक्यूल की बात करते हो तो बेटा वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? जिसमें आयन बनते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आयन्स बने हैं। बट जब ये बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं तो ये क्या बन चुके हैं? मीसेल्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? मीसेल्स। क्या बोला जाता है इनको? मीसेल्स, या फिर एसोसिएटेड कोलर्ड्स। एसोसिएटेड कोलर्ड्स बोला जाता है। तो यहां से दो वर्ड निकल के आते हैं, दो नई डेफिनेशन निकल के आती हैं। फर्स्ट इज सीएमसी एंड सेकंड इज Kraft temperature. Now what is CMC? Formation of micelles. Formation of micelles takes place above certain concentration. That concentration is known as CMC. मीसेल्स बनाने के लिए जो कम से कम कंसंट्रेशन चाहिए, उस कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सीएमसी बोलते हैं, क्रिटिकल मीसेल्स कंसंट्रेशन बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं क्राफ्ट टेम्परेचर की, क्राफ्ट टेम्परेचर किसे कहेंगे हम लोग? सिंपल सी डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ मीसेल्स takes place, formation of micelles takes place above certain temperature, above certain temperature, and that temperature is known as उस टेम्परेचर को क्या बोलने वाले हैं? इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? क्राफ्ट टेम्परेचर। बेटा जी, मीसेल्स बनाने के लिए एक थोड़ी सी कंसेंट्रेशन चाहिए भाई, हाँ इतनी तो होनी चाहिए। उस कंसेंट्रेशन को सीएमसी, क्रिटिकल मीसेल्स कंसेंट्रेशन। मीसेल्स किसे बोलते हैं? एसोसिएटेड कोलर्ड्स को। अच्छा, मीसेल्स बनाने के लिए, एसोसिएटेड कोलर्ड्स बनाने के लिए एक टेम्परेचर भी होना चाहिए।
उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे हमारी कोलॉइड जो है वो कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन खत्म होती है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी खास बातें क्या है, इनको बनाया किस तरह से जाता है, ये बातें हम लोग चेकआउट करते हैं। हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स की। कोलॉइड्स हमें पता लग गया कि जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है। इसके बाद हमने इनको क्लासिफाई किया। इसके बाद अभी हम समझते हैं कि इनको प्रिपेयर किस तरह से किया जा सकता है। देखिए 2-3 मेथड है, मैं बात करूं सबसे पहले हमारे पास एक केमिकल मेथड है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। उसके बाद जो हमारे पास है वो है हमारे पास, ये रेड कलर चूज कर लेते हैं ना, थोड़ा विजिबल रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, या फिर ये बड़ा फेमस है बाय ब्रैडिग्स आर्क मेथड। क्या होता है भाई, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व डिस्पर्शन एज वेल एज कंडेंसेशन, तोड़ना और फिर उनको जोड़ना, दोनों काम यहाँ पर होते हैं। कोलोइडल सोल्स ऑफ मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एटसेट्रा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। देखिए अगर आपको मेटल दिखाई दे रही हो तो ये सारी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सारी ना बहुत ही महंगी मेटल्स है, ठीक है, और सॉफ्ट होती हैं ये। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल सोल कांट बी प्रिपेयर्ड बाय ब्रैडिग्स आर्क मेथड। इनमें से कौन सी मेटल का सोल आप ब्रैडिग आर्क मेथड से नहीं प्रिपेयर करते? तो वहां पे एक बड़ा फेमस ऑप्शन रहता है आयरन। आयरन का सोल आप लोग नहीं बना सकते। तो फोकस कीजिए कि होता क्या है इसमें। इसमें सबसे पहले आप लोग ना 2 मेटालिक रोड लोगे इस तरह से, ठीक है, उनको कनेक्ट करो किससे, बैटरी से, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक हो जाएगा, जिससे जो सॉफ्ट मेटल है इनके एटम टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसको क्या करोगे, पानी में डालोगे, और पानी और साइडों में क्या है, आइस डाल दोगे इसमें, ठीक है, जिससे ना बहुत ठंडा पानी हो जाएगा। जिससे क्या होगा, ये मेटल टूट के जाएंगे, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटेंगे और वो इवेपोरेट होना चाहेंगे, बट ठंडा पानी में क्या कर देगा, कंडेंस कर देगा। और इस तरह से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, मेटालिक सोल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आपने मेटालिक रोड लेनी है, उनको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक होगा, जिससे एक बहुत ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा उन मेटालिक रोड्स के बीच में। तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, वो मेटल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, छोटे छोटे एटम्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स उनके नीचे झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर ठंडा पानी है तो उसमें मिक्स भी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड रहता है, नेक्स्ट हमारे पास जो फेमस मेथड है दैट इज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट into colloidal salt by shaking it with dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte। आप लोग एक प्रेसिपिटेट लोगे, ये हमारे पास क्या है, एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है। यहां पे इसमें क्या करोगे, आप कोई इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, ठीक है, और जिससे ये जो प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, जिसका पार्टिकल का साइज ना बड़ा होता है, फिर आप लोग इसे ब्रेक डाउन कर दोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। और बेटा ये जो पार्टिकल हैं किस साइज के हैं, इनका साइज है कोलोइडल रेंज में, ठीक है। एक बड़ा पार्टिकल है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, उसको शेक करोगे विद डिस्पर्शन मीडियम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्रेसिपिटेट से कोलोइड बनाने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। और पेप्टाइजेशन में आपने जिस इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया है, दैट इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट बोला जाता है भाई। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पेप्टाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। कैमरा वगैरह चेक करने में सब कुछ सही है कि नहीं, क्योंकि कई बार दिक्कत हो जाती है और कैमरे का फोकस इधर उधर हो गया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल। आप कोलोइड बना दिया आप लोगों ने, 2 फेमस तरीके, ब्रैडिग आर्क मेथड एंड दूसरा कौन सा है, पेप्टाइजेशन है। अब आपने जो कोलोइड्स बनाए हैं उनको आप किस तरह से प्योरीफाई कर सकते हो, तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास डायलिसिस, एंड एक इसके साथ साथ एक और होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। मैं समझाता हूं आप लोगों को फंडा क्या होता है। आप लोग एक मेम्ब्रेन लोगे, मेम्ब्रेन समझते हो ना, झिल्ली लोगे, ठीक है, उसमें आपने कोलोइड्स डाल दिए। कोलोइड्स क्या होते हैं, जिनका पार्टिकल का साइज ना थोड़ा सा बड़ा होता है,
पार्टिकल का साइज क्या रहेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। और फिर आप लोग क्या कर दोगे, इसमें कोई क्रिस्टलोइड डाल दोगे या मिक्स हुए पड़े हैं पहले से। आप लोग नोटिस कर पा रहे हो एक चीज, ये क्या है, ये जो बड़े वाला पार्टिकल है, इट इज कोलोइड, इट इज कोलोइड। एंड ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल है, इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिस्टलोइड। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, क्रिस्टलोइड। अब क्या करोगे, आप इसको डाल दोगे इन रनिंग वाटर, यहां से आप लोग इसमें पानी डाल दोगे। तो बेटा क्या होगा, जब आप इसको पानी में डाल दोगे भैया, क्या होने वाला है, पानी में आप लोगों ने इसको डाल दिया, तो यहां से जो कोलोइड है उनका पार्टिकल साइज बड़ा है, और जो क्रिस्टलोइड है लाइक नमक है, वो पानी में घुलेगा और पानी में घुल के वो इससे बाहर आ जाएगा। वो जो नमक है पानी में घुल के इससे बाहर, नमक अलग हो गया। और जो कोलोइड है उसके पार्टिकल बड़े बड़े हैं, वो इस मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आ पाएंगे, उस तरह से ये अलग हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं। अब अगर आप इसी प्रोसेस को कैरी आउट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, देन इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, देन दिस प्रोसेस विल बी नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कराओगे इस प्रेजेंस को, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब पहले वाली प्रोसेस फास्टर होगी या ये वाली प्रोसेस ज्यादा फास्ट है, ऑब्वियसली ये वाली प्रोसेस ज्यादा फास्टर है, क्योंकि आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो जो आपके पास क्रिस्टलोइड है, जो आपके पास नमक है, वो आयंस में टूटेगा, जल्दी बाहर आएगा। ठीक है, ये प्रोसेस फास्टर होती है। अब इसी के साथ साथ एक और मेथड होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें भी क्या होता है भाई, कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, एक बिकर से में डालते हैं हम लोग, और कोलोइडल पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं तो वो ऊपर रह जाते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल नीचे आ जाते हैं। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, डायलिसिस वगैरह इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है भाई हमारे पास, ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से प्रिंस पहल ने, अपने प्लस के स्टूडेंट हैं और अच्छा स्टूडेंट है पढ़ने में, भाई साहब की नाराजगी अलग लेवल पे रहती है उसकी। तो चार्ज ऑन कोलोइडल सोल, कोलोइडल सोल्स पे चार्ज होता है, वो चार्ज किस वजह से होता है। देखिए, जब आप किसी भी कोलोइड को किसी डिस्पर्शन मीडियम में डाल देते हो, तो वो उसमें से ना किसी स्पेसिफिक आयन को चूज कर लेते हैं, अपने ऊपर एडजॉर्ब करवा लेते हैं, जिसकी वजह से उन पे चार्ज राइज हो जाता है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, बहुत ही अच्छे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप लोगों ने लिया सिल्वर आयोडाइड नाम का एक कोलोइडल सोल लिया, ठीक है कि नहीं, ये हमारे पास एक कोलोइड है, आपने इसको दो जगह पे डाल दिया। एक बार आप लोग इसे डाल रहे हो KI में, और एक बार आप इसे डाल रहे हो AgNO3 में। फोकस कीजिएगा दोनों में से। जब आप इसने AgI को आपने KI में डाला, तो कॉमन आयन कौन सा है, AgI को KI में डाला तो I कॉमन है, तो जो AgI है भाई वो I को अपने ऊपर एडजॉर्ब करवाएगा। एक कॉमन आयन इफेक्ट होता है, इक्विलिब्रियम में सुना हो थोड़ा बहुत, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। कॉमन आयन को अपने साथ चिपका लेगा, ठीक है नहीं, कॉमन आयन को अपने साथ क्या कर लेगा, चिपका लेगा। तो यहां पे कैसा कोलोइडल सोल हमारे पास क्रिएट हो गया कि नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सोल क्रिएट हो गया। इन केस देखिए, जैसे हमारे पास AgNO3 है, सॉरी AgI है, जब आपने इसको AgNO3 में डाला तो एक इसको एडजॉर्ब करवाएगा। फोकस कीजिए, यहाँ पे जो कॉमन आयन हो, अब कॉमन कौन है, Ag पॉजिटिव या NO3 नेगेटिव दिखाई दे रहा है, Ag कॉमन है। तो जब आप AgI को AgNO3 में डालोगे तो इस पे क्या हो जाएगा, Ag पॉजिटिव बेटा ये इनको, और इस टाइम हमारे पास कौन सा वाला सोल क्रिएट हो गया है, हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज सोल क्रिएट हो गया है। क्लियर होता है सबको, होता है कि नहीं, बोलो, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, इनमें से कुछ खास को हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्राउनियन मूवमेंट, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। क्या होती है ब्राउनियन मूवमेंट, द continuous rapid zigzag motion of the colloidal particle in the dispersion medium is called Brownian movement. It is due to the unbalanced bombardment of the particles by the molecules of dispersion medium. This stabilize the soul. अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोलोइड्स होते हैं वो स्टेबलाइज किस वजह से होते हैं, वो होते हैं ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से। क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट में पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कॉन्टिन्यूसली इधर उधर जिग जैग मूव करते रहते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते रहते हैं।
वो कंटिन्यूसली इधर उधर जिगजैगली मूव करते रहेंगे, टकराते रहेंगे एक दूसरे से। ठीक है, इस इधर उधर घूमने को, टकराने को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट किसे कहेंगे भाई हम लोग? टिंडल इफेक्ट किसे कहा जाएगा कि आप एक नॉर्मल सॉल्यूशन लो, नमक वाला पानी लो, उसमें से लाइट पास कराओ, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे हैं तो लाइट उसमें सीधी पास हो जाएगी। बट अगर आप कोलोइडल सॉल्ट में से पास करा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये तो फायदा स्मार्ट बोर्ड का, शायद थोड़ा ज्यादा जरूरत कर पाओ। जब आपने इसको कोलोइडल सॉल्ट में से पास कराया तो ये जो लाइट का जो पाथ है ना भाई, ये पाथ क्या हो गया, अभी विजिबल हो गया। लाइट आपको जब दिखाई दे रही है कि हाँ यार ऐसे जा रही है। सर्दियों में पड़े हुए हो, कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, लाइट का पाथ विजिबल होता है। डस्ट है रूम में, मम्मी झाड़ू लगा रही है तो उस पर लाइट टकरा रही है, जिसकी वजह से लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। बुक की लैंग्वेज में क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन एंड viewed perpendicular to the path of, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिंपल लिखोगे व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन। जब आप एक बिल्कुल तेज वाली लाइट को पास कराओगे कोलोइडल सॉल्यूशन में से, जो लाइट है, लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा, लाइट आपको दिखाई देने लगेगी। एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। आगे चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, भारी इंपॉर्टेंट है। तो कोएगुलेशन क्या होता है, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन में क्या होगा, आप कोलोइड्स लोगे। अच्छा, अभी हमने किया था ना, बड़े से प्रेसिपिटेट को तोड़ देना कोलोइड में। अब कोलोइड को जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ, यहां पे भी हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और ये पार्टिकल बड़ा हो जाएगा। कोलोइड को जोड़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में और ये प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाए। तो इस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग बोलेंगे कोएगुलेटिंग एजेंट। कोएगुलेटिंग एजेंट, क्योंकि इसने कोएगुलेशन करवाई है, कोएगुलेशन कराई है। कोएगुलेशन का दूसरा नाम क्या होता है, फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन क्या है भाई, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम कोलोइडल टू सस्पेंडेड। सस्पेंडेड कह लीजिए, सस्पेंशन कह लीजिए, सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज बड़ा होता था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन बोलते हैं एंड फ्लोक्यूलेशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा होता क्यों है, क्या होता है, ये सारे का सारा फंडा डिपेंड करता है इस पे। यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कुछ आयन होंगे, फोकस कीजिए, फोकस कीजिएगा मेरी बात में, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। आपने कोई कोलोइड लिया, अब देखिए किसी भी कोलोइड पे कोई ना कोई चार्ज होगा, हम मान के चलते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं भाई, जो आयंस में ब्रेक हो जाता है, इसमें पॉजिटिव आयंस भी होंगे, इसमें नेगेटिव आयंस भी होंगे। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट पे तो कोई एक चार्ज को ये अपने ऊपर सिलेक्ट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव को सिलेक्ट करेगा और नेगेटिव को सिलेक्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा, जिससे ये थोड़ा भारी हो जाएगा और नीचे बैठना स्टार्ट कर देगा, जिससे ये नीचे बैठना स्टार्ट कर देगा, जुड़ जाएगा। अब कोलोइड के पार्टिकल का जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, कोएगुलेशन। क्या कहलाता है, कोएगुलेशन। अब आपने 2-3 तरह के इलेक्ट्रोलाइट लिए, आपने 2-3 तरह के इलेक्ट्रोलाइट लिए, अब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बेस्ट है ये हमें किसने बताया, यहां पर एक रूल आता है विच इज नोन एज हार्डी-स्कूल्स रूल। हार्डी-स्कूल्स रूल क्या था, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयन। कोएगुलेटिंग आयन कौन, देखिए जैसे यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड है तो यहाँ पे कोएगुलेटिंग आयन कौन है, नेगेटिव। नेगेटिव इसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द कोएगुलेटिंग आयन द ग्रेटर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर। जितना ज्यादा वैलेंसी होगी, जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी। ठीक है कि नहीं। अभी चेक कीजिए, देखो कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एनायंस टू कोएगुलेट अ पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्ट। बेटा अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो उसे कोएगुलेट कौन कराएगा, अभी बताया मैंने, नेगेटिवली चार्ज। अब किसकी, अब देखो इस पे कितना चार्ज है, -1, इस पे कितना चार्ज है, -2, इस पे कितना चार्ज है, -3। जितना ज्यादा चार्ज, जितनी ज्यादा वैलेंसी, उतनी ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर। तो यहाँ पे बेस्ट कौन है, PO4 3 नेगेटिव है। आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इस साल जो है पेपर आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। और सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोएगुलेटिंग पावर ऑफ कैटायंस टू कोएगुलेट नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सोल, एक नेगेटिवली चार्ज का कोलोइडल सोल है,
उसे कोएगुलेट कराना है। अब नेगेटिवली चार्ज को कौन कोएगुलेट कराएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज। तो कौन सबसे बेस्ट है? ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसपे सबसे ज्यादा चार्ज है वो उतना ही ज्यादा उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोकुलेशन वैल्यू। फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या है? मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट required to cause coagulation or flocculation of the soil is its flocculation value। इसकी यूनिट क्या होती है? मिलीमोल्स पर लीटर। क्या कहना चाह रहा हूं कि एक कोलॉइड है, उसकी कोएगुलेशन करानी है, उसके लिए आपको कितना उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा? कोएगुलेशन करवाने के लिए, फ्लोकुलेशन करवाने के लिए कितना आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा, वही क्या है? उसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव कोलॉइड। क्या है भाई? अच्छा देखिए, आपके पास एक कोलॉइड है, मान के चलो आपने यहां पे क्या डाला? इलेक्ट्रोलाइट डाला, जिससे कोएगुलेट हो गया, जो कि एक बड़ा पार्टिकल बन गया। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? कोलोइडल स्टेट तो खत्म होगी। अब आप इसको बचाना चाहते हो, आप इसको बचा के कैसे रख सकते हो? बाय प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। Coagulation can be prevented by the addition of suitable lyophilic colloidal soil। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि स्टेबल कौन से होते हैं? लायोफिलिक। अनस्टेबल कौन से होते हैं? लायोफोबिक। जो कोएगुलेशन होती है ना, जो पार्टिकल जुड़ते हैं, वो लायोफोबिक के होते हैं। लायोफोबिक को स्टेबलाइज कौन करते हैं? लायोफिलिक सोल। और लायोफिलिक सोल को हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड। अच्छा, एक डेफिनेशन है भाई साहब, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, टाइम लगा के इसको अच्छे से आप लोगों ने याद करना है। गोल्ड नंबर क्या होता है? गोल्ड नंबर, द मिनिमम नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ अ लायोफिलिक सोल नीडेड टू प्रोटेक्ट 10 मिलीलीटर ऑफ गोल्ड सोल बाय द एडिशन ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। प्रोटेक्टिव पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ गोल्ड नंबर। क्या कह रहा है? गोल्ड नंबर क्या है? आपने गोल्ड सोल लिया, उसको प्रोटेक्ट करना है। अब प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसमें एक क्या डालना पड़ेगा? प्रोटेक्टिव कोलॉइड डालना पड़ेगा। अब कितना प्रोटेक्टिव कोलॉइड डाल? देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 मिलीलीटर ऑफ गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करना है। और उसमें क्या कर रहे हो? 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl इज गोल्ड। इसी को क्या बोलते हैं? गोल्ड नंबर बोलते हैं। और एक होता है प्रोटेक्टिव पावर। जितनी ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर होगी उतना कम गोल्ड नंबर होगा। मेरी बात समझिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, NaCl, BaCl2, AlCl3। ठीक है, ये है। ये आप लोग क्या डाल रहे हो? या फिर आप इसको छोड़िए। अब गोल्ड नंबर क्या होता है? गोल्ड नंबर क्या है? इज अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव सोल एडिड। कितना प्रोटेक्टिव सोल आप लोगों ने ऐड किया है? एंड नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव पावर। प्रोटेक्टिव पावर का मतलब क्या है? एफिशिएंसी। अब जिसकी एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी वो उतना कम डालना पड़ेगा। ना भाई? यही है, प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड। सबसे पहला, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। जो धुआं उठता है फैक्ट्रियों में, उसके प्रेसिपिटेट बनाए जा सकते हैं। और ये किसकी हेल्प से है? ये कोलॉइड वाला फंडा है। उसके बाद प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को भी इसी तरह से प्योरीफाई किया जाता है। मेडिसिन के केस में टैनिंग, क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। एंड लास्ट हमारा रबर इंडस्ट्री, उसमें भी हमारे कोलॉइड्स का ही यूज होता है, या कोलॉइड्स का ही फंडा होता है। ओके, चिपकाइए।